मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आ जाइए भाई। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, आज बात करनी है इलेक्ट्रिकल। आज बात करनी है हम इलेक्ट्रिकल मशीन। आ गए हैं सभी लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बात करने लग रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन। ना मेरे बच्चों? अगर हम इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन जो है उस पे हमें चर्चा करनी है और सिलेबस वगैरह इसका पूरा हम लोग बेहतरीन तरीके से देखेंगे। है भाई? आ गए सभी लोग? चलो, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल मशीन के क्वेश्चन के वेटेज की बात करते हैं। ये जो है, आपका कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो जी, कोई भी मतलब एनी एग्जाम की बात। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम के उदाहरण लेंगे। जैसे मान लो हम लोग सबसे बड़े एग्जाम एसएससी जेई की बात करते हैं। मेरे बच्चे, एसएससी जेई में मशीन जो है कितने नंबर का आता है सर? ये पहला क्वेश्चन। एसएससी जेई में प्यारे बच्चे ये लगभग लगभग वेरी करता है। आप 15 से 20 क्वेश्चन। ठीक है, 15 से 20 नंबर का ये एसएससी जेई में आपको देखने को मिले। दूसरी बात करते हैं कि सर आरआरबी जेई में, आरआरबी, देखो आरआरबी जेई में कितने नंबर का आएगा सर ये? अगर हम आरआरबी जेई के हिसाब से बात करते हैं, आरआरबी जेई में ये वेरी कर जाता है कई बार। कई बार तो इसके 7-8 सवाल आते हैं, लेकिन कई बार इसके सवाल आपको देखने को मिलेंगे 10 से 15, 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को, 10 से 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से। अगर हम बात करते हैं पीजीसीआईएल की, पावर ग्रिड की वैकेंसी आने वाली है। पावर ग्रिड के जेई की अगर हम बात करते हैं, पावर ग्रिड जेई की अगर हम बात करते हैं पीजी, उसमें भी ये इसका वेटेज लगभग इतना ही रहता है, 15 से 17 क्वेश्चन के आसपास होता है, सारे पेपर से देख। ठीक है। ऐसे ही मतलब अगर हम बात करते हो ऑल एई जेई एग्जाम की, ऑल एई जेई एग्जाम की अगर हम बात करते, ऑल एई जेई एग्जाम की अगर मैं बात करता हूँ, तो देखो ऑल एई जेई एग्जाम में अगर आप देखेंगे, ऑल एई जेई एग्जाम की अगर हम बात,
ऑल एई जेई एग्जाम की अगर हम बात करते हैं, ऑल एई जेई एग्जाम में ये सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं ऑल एई जेई एग्जाम, तो कम से कम मिनिमम क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हो, वो आपको कितना मिलेंगे? वो मिलेंगे कम से कम 20। आपको देख, कम से कम 20 सवाल इसके आपको देखने को किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे, तो ये सब्जेक्ट इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, ये तो होगी इसके वेटेज की बात। अब इसके अंदर चलते हैं कि सर, अगर मैं अभी हमारे पास में जो अपकमिंग एग्जाम है, वो एक तो ये है और एक ये है, जो आपको ये दो एग्जाम देने। अब अगर हम बात करें कि इसमें कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं एसएससी जेई की बात करता हूं, तो एसएससी जेई में प्यारे साथी, आपके पास में ट्रांसफार्मर से तो 2-3 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन सिंक्रोनस और इंडक्शन से ज़्यादा सवाल होते हैं अक्सर। इसमें जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन का जो पैटर्न है प्यारे बच्चे, वो हमेशा याद रखेंगे इस बात को। इसमें जो है आपके पास में न्यूमेरिकल प्लस कंसेप्ट बेस्ड थी। इसमें जो आते हैं वो आता है प्यारे साथी न्यूमेरिकल एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड। ठीक, इसमें आएगी कॉन्सेप्ट बेस्ड थी। यानी कि आपके पास में अगर एसएससी जेई एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, एसएससी जेई एग्जाम को टारगेट करते समय हमें ये बात याद रखनी है कि न्यूमेरिकल पर अप्रोच और कंसेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाके हम कर पाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल आप तभी कर सकते हैं जब आपको जो आप पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के साथ साथ आपको ये देखना पड़ेगा इसमें कि हम जो अप्लाई कर रहे हैं प्यारे साथी, वो आपके पास में, जैसे मान लो कोई न्यूमेरिकल आया ट्रांसफार्मर का, अब आपको कैसे करना है इसको, शॉर्टकट में कैसे करना है, लॉन्ग कट में कैसे करना है। तो आपके पास में देखो, शॉर्ट कहीं से आता नहीं है। जब तक तुम कंसेप्ट तुम सीखोगे तभी तुम उस शॉर्ट को कर सकते हो। कंसेप्ट बिल्डअप करना, फिर उसके बाद में उसको अच्छे से क्या करना बेहतरीन तरीके से उसको सवाल को पढ़ना। सवाल को एक बार नहीं, कई बार पढ़ते हैं हम। ठीक, जैसे न्यूमेरिकल है अगर, तो न्यूमेरिकल को कम से कम 2-3 बार आपको उसको पढ़ना होगा, समझना होगा वो पूछ क्या रहा। कई बार हमें समझ में नहीं आता कि वो पूछ क्या रहा सवाल में। ठीक, थ्योरी में आपके पास में तुम्हें लिंक करनी पड़ेगी पूरी थ्योरी। लिंक करने का मतलब है कि तुम जो पढ़ के आए हो उसको कैसे अप्लाई करना है। इस पर आप जब तक उसको अप्लाई करना नहीं सीखोगे, आप थ्योरी के सवाल गलत कर दोगे। बात करते हैं आरआरबी जेई। आरआरबी जेई में सबसे इजी सवाल पूछे जाते हैं, इसमें इजी पैटर्न होता है। इजी पैटर्न होता है इसका, लेकिन इसमें जो होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड। इसमें न्यूमेरिकल की संख्या कम हो, लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड सवाल होते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड। अब आप कहेंगे ये क्या होता है सर? एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब होता है प्यारे साथी, जैसे आपसे कह दिया जाए कि डीसी सीरीज मोटर का उपयोग कहाँ कर, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसमें जो न्यूमेरिकल आएंगे, आपसे पूछेगा स्लिप निकाल दो, सिंक्रोनस स्पीड निकाल दो। छोटे छोटे न्यूमेरिकल होंगे। ट्रांसफार्मर का छोटा छोटा न्यूमेरिकल आपको देखने को इसमें मिल जाएगा। यानी कि आपके पास में प्लस आपके पास में इजी न्यूमेरिकल आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इस तरीके का सवाल बनता है। ये इसका पेपर जो होता है, अगर हम बात करते हैं पावर ग्रिड का, तो पावर ग्रिड में प्यारे बच्चे आप ध्यान से देखेंगे इसके पेपर को, तो ये इजी टू मॉडरेट जाता है। और इसका लेवल जो मॉडरेट होता है वो बड़ा ही, आप इसके सवाल करेंगे तो कई ऐसे सवाल आएंगे जो आपने पूरी मशीन पढ़ने के बाद भी आपसे नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके सवाल करने के लिए हमें बहुत बेहतरीन तरीके से क्या करना होगा, आपके पास में मशीन को पढ़ना होगा। देखो, मशीन को पढ़ने का दो तरीका है। एक तरीका तो ये है मशीन को कि हम सीधा स्टार्ट करें ट्रांसफार्मर। एक तरीका है कि हम इसका सबसे पहले बेसिक खंगालें। बेसिक मतलब जो तुम पढ़ के आए हो अभी बेसिक इलेक्ट्रिकल में,
उसको देखें कि बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपने कितना पढ़ा है। बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपके पास में जैसे पावर हो गई, आपके पास में फेजर डायग्राम हो गए, आपके पास में मैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, ये तीनों चारों आपको इसमें पढ़ना पड़ेंगे, तब जाके आपके पास में बहुत अच्छा होगा। यानी कि अगर हमें इलेक्ट्रिकल मशीन को अच्छा करना है, तो इलेक्ट्रिकल मशीन को अच्छा करते समय आप दो बातें याद रखेंगे कि आपके पास में बेसिक कंसेप्ट बहुत मजबूत होना। बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि आपकी पकड़ जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल पर होनी चाहिए। किस पर होनी चाहिए? बेसिक इलेक्ट्रिकल पर। अगर हम बात करते हैं कि आपकी पकड़ किस पर होनी चाहिए, बीईई पर, यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और बीई पर किस पर होनी चाहिए? बीई में आपके पास में मैग्नेट पर। मैग्नेट वाला पार्ट अगर तुम्हें बहुत अच्छा आता है तो आप इसके बहुत सारी चीजें आप इसकी सीख जाओगे अपने आप। बेसिक इलेक्ट्रिकल में मैग्नेट पार्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तब आप इसको सीख पाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये आपके पास में। अब आप कहेंगे कि सर इसको कैसे करेंगे? देखो, हमारे पढ़ाने का जो तरीका होगा, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट में हम लोग चलेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल पर। बेसिक इलेक्ट्रिकल में मैं आपके 10 से 12 दिन लूंगा। 10 से 12 दिन, और कम हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम कम रहेंगे, 10 से 12 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जिसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे आपके बेसिक कंसेप्ट को। जैसे पावर को निकालना, जैसे आपके पास में फेजर डायग्राम को बनाना, आपके पास में दो क्वांटिटी में कौन सा लैग कौन सा लीड करेगा इसको समझना। फिर मैग्नेट के कुछ आपके पास में मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कुछ आपके पास में फैराडे लॉ वगैरह होते हैं, लेंज का लॉ होता है, ये सारे नियम्स को पढ़ना। यानी कि मैग्नेट के जितने रूल हैं उन सब को पढ़ लेना। उसके बाद में मैग्नेट में जितने फॉर्मूले उन सब को पढ़ना। तब जाके फिर हम आएंगे ट्रांसफार्मर पर, तब मैं अप्लाई कराऊंगा, तब आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि डेट इज द बेस्ट वे टू द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन को पढ़ने के लिए हमारे पास में ये होना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, अगर ये आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो हम इसको सिखाएंगे। ठीक, और देखो, होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर ये तो हमने पढ़ा है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर ये तो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पर आपको इन रूल्स को अप्लाई करना सिखाऊंगा कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे कि किस में कितना पैटर्न, किस तरीके का पैटर्न आता है। तो अगर तुम आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आरआरबी जेई के लिए आप डेडिकेटेड हैं, तो आपके पास में बहुत इजी टू मॉडरेट इजी पैटर्न मिलेगा, इसका बहुत टफ नहीं आएगा पेपर। मैं जितना पढ़ाऊंगा उसमें से पूरा पेपर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी एसएससी जेई में भी पूरा पेपर आपको देखने को मिल जाएगा, लगभग लगभग 90% पेपर में मैच करा दूंगा आपका। ठीक, और रही बात, और सभी जैसे जितने भी इंडिया के अंदर एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो आपके पास में उड़ीसा में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, किसी भी जगह हो एग्जाम, तो वहां पर भी आपके पास में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे और ऐसे ही लाई करता है वो, 15 से 20 नंबर के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसको पढ़ते समय क्या ध्यान देंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप इसको पढ़ रहे हैं, जब आप इसको पढ़ रहे हैं, तो एक बात हमेशा याद रखेंगे कि आपके पास में स्टडी करते समय दो बातें याद रखेंगे। हम मैं जो लेके चलने वाला हूं, देखो आपको सबसे पहले मैं बार बार कहता हूं कि आपका कंसेप्ट तभी बिल्डअप होगा जब रोज का काम रोज करो। रोज का काम, कुछ नहीं करना है, रोज का काम रोज क्या होगा, आपके पास में रिवीजन प्लस पी बाई क्यू एम सी। ठीक, ये आपको अपने से करना पड़ेगा। देखो, ये तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, एमसीक्यू तो मैं कराऊंगा ही, पीवाईक्यू मैं कराऊंगा, लेकिन हम जो कराएंगे, आप जानते हैं कि मैं जब इकट्ठा हो जाता मटेरियल तभी कराऊंगा। ठीक, क्योंकि ये कोई आपके पास में जीएस जैसा सब्जेक्ट तो नहीं है कि हमने पॉलिटी में ये पढ़ लिया या फिर हमने हिस्ट्री में ये पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया तो इसके बाद इसके क्वेश्चन यहाँ पर ही आ गए। हम इसमें जो करेंगे वो हमारे पास में एक सफिशियंट मटेरियल होना चाहिए, तभी हम उसको कर पाएंगे सवालों, क्योंकि हम एक एक दो दो सवाल करेंगे वो मज़ा नहीं मिलेगा आप। ठीक, हाँ, साथ में मैं ये करता रहूँगा कि साथ में हम जो है थ्योरी
के साथ प्लस आपके पास में जो देखेंगे वो आपको चित्र के साथ देखने को मिलेगी, चित्र के साथ यानी कि डायग्राम के साथ, प्लस चित्र, प्लस आपके पास में पी वाई क्यू कैसे आते हैं ये हम जरूर उसमें बताएंगे कि आपके पास में प्यारे साथी कि किसी भी टॉपिक से आपको किस तरीके से, और अगर जहां पर कोई फॉर्मूला आएगा, जहां पर भी फॉर्मूला ड्राइव होगा, फॉर्मूले के साथ में, फॉर्मूले के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्मूले के साथ उसको कहाँ अप्लाई करना, कैसे अप्लाई करना, फॉर्मूला अप्लाई करना, अप्लाई करना आपको ये सिखाना पड़ेगा हमको और सीखना पड़ेगा। हाँ वो तो है ते सेंगर कह रहे कि सर आप अपने हिसाब से पढ़ाना, क्योंकि आपसे ज़्यादा हमें नहीं पता है। हाँ ठीक है, वो मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, लेकिन आपका भी कुछ काम है उसमें, मैं ये बता रहा हूँ आपका आपका क्या क्या काम है, हमारा क्या क्या काम। ठीक, अब ऐसा तो है नहीं कि अब इसमें अच्छा नंबर गेन करना है आपको, तो इतनी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। इसको पढ़ने के लिए तुम्हारे पास में ये होना चाहिए बहुत अच्छा, और इसको बहुत अच्छे सवाल करने के लिए आपके पास में ये मामला होना चाहिए, और ये सवाल पूछे जाते हैं इस तरीके से। तो इतनी बातें सभी को समझ में आ गई कि हमें पढ़ना कैसे है, कैसे इलेक्ट्रिकल मशीन को हम टारगेट करने लग रहे हैं। देखो मैं आपको मशीन इतना अच्छा सिखा दूंगा, बहुत अच्छा सिखा दूंगा, लेकिन पेशेंस रखना होगा, सब्जेक्ट थोड़ा टफ होता है। एक मुझसे जब आप मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझसे एक बार नहीं 110 बार पूछो, मैं तब भी बताऊंगा आप। लेकिन हाँ, घर से रोज का काम रोज करके आओगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका एमसीक्यू जरूर करोगे अपने बैठ के बाहर की कैसे इसको अप्लाई करते हैं। अब ये नहीं कि मैंने आज पढ़ाया तुम आज ये एमसीक्यू करना स्टार्ट कर दिए। 10 दिन का टाइम लो, 10 दिन के बाद फिर आप करना स्टार्ट करिएगा आपको, क्योंकि फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैं एक दिन में कितनी ही थ्योरी पढ़ा देंगे हम, या फिर एक दिन में कितना ही करा देंगे। ठीक है, अब आ जाओ आगे। इतनी बात सभी की क्लियर होनी चाहिए, ये एकदम क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ। और क्लास मॉर्निंग की है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग क्लास में लाइव जरूर रहेंगे, और जो बच्चे लाइव नहीं हैं वो ध्यान रखें इस बात को कि आप लोग भी यही करेंगे, जो बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्म में इसको देखेंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि आप रोज लाइव रहेंगे तो आप इतनी चीज़ें सीख जाएंगे। मैं तो यही कहूँगा कि आप जो लाइव रहेंगे तो आपका साथ के साथ में ख़त्म होता चला जाएगा। बोलो, अगर तुम्हें इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या परेशानी आई हो तो मुझे बताओ कि हाँ ये समस्या परेशानी, बोलो बताओ जल्दी से, बोलो बोलो जल्दी, इतनी बात सबको क्लियरली है? आप क्या क्या टारगेट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर है? आ जाओ जरा, बोलो भाई सारी चीज़ें क्लियर है? अरे बोलोगे? चलिए, अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। अगर मैं इसके सिलेबस की बात करता हूँ तो कम से कम 1 घंटा लगेगा सिलेबस को डिस्कस करने में, आप इधर उधर मत करिएगा। ठीक है, देखो जब मैं कोई भी चीज़ पढ़ाता हूँ तो मैं सिलेबस जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी चीज़ को कलम उठा के सीधा रख देना कि नहीं ये है, तो आपके इस सिलेबस में मैं सिलेबस को इसलिए ज़्यादा देर तक आपको दिखाता हूँ कि सिलेबस ऐसे ऐसे हमें पढ़ना है, ये चीज़ें हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सिलेबस है क्या। ठीक है, कितना सिलेबस हमको पढ़ना है। ठीक, तो सिलेबस के आधार की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल मशीन को मैंने 5 से 6 मॉड्यूल में इसको डिवाइड किया। 5 से 6 मॉड्यूल का मतलब है, 5 से 6 मॉड्यूल का मतलब, अब मैथ में फंस जाओगे तो तुम्हारी दिक्कत है, ये मेरी दिक्कत थोड़ी है यार। बताओ, अब मैथ तुम्हें नहीं आ रही तो मैं क्या करूं, मैथ तुम्हें सीखनी पड़ेगी ना। अगर हम बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 1 की, मॉड्यूल नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, मॉड्यूल 1, अगर मैं मॉड्यूल 1 की बात करता हूं कि मॉड्यूल 1 में हम लोग क्या क्या पढ़ने लग रहे हों, तो मॉड्यूल 1 में प्यारे साथी आपके पास में चीज़ें आ रही होंगी, वो आप देखेंगे कि मॉड्यूल 1 में आपको जो देखने को मिलेगा वो क्या क्या में देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब देखो तुम नहीं कर पा रहे तो अब तुम मैथ में तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ना।
देखो, अगर हम मॉड्यूल 1 की बात करते हैं तो मॉड्यूल 1 में मैंने 3-4 चीज़ें रखी हैं जो आपके काम की हैं। सबसे पहले तो आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, ठीक है, परिचय आएगा इसका। दूसरा आएगा आपके पास में बेसिक ऑफ एसी सर्किट, बेसिक ऑफ एसी सर्किट, बेसिक ऑफ एसी सर्किट। ऑफ एसी। तीसरे पर आएगा आपके पास में, तीसरा पॉइंट जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट। चौथा अगर आप देखेंगे तो चौथा देखने को मिलेगा आपके पास में बेसिक ऑफ इंडक्शन वोल्टेज, बेसिक ऑफ इंडक्शन। देखो जरा ध्यान से समझना मेरी बात, अभी पूरी सिलेबस को समझे इस बात। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने कहा कि सर इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं, देखो परिचय क्या होता है, मशीन का परिचय मैं आपको दूंगा कि मशीन कैसे पढ़नी है। इसमें हम बेसिक ऑफ एसी सर्किट में ये जानेंगे कि आपके पास में एपरेंट पावर क्या होती है, आपके पास में रियल पावर क्या होती है, आपके पास में एक्टिव पावर क्या होती है, आपके पास में रिएक्टिव पावर क्या होती है, आपके पास में दो फेजर कब लैग कब लीड कर रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। इस वाले में मैग्नेटिक सर्किट में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रूल्स पढ़ने पड़ेंगे अलग अलग। आपके पास में यहाँ पर तुम्हें ये देखना होगा कि एन और एस पोल कैसे हम क्रिएट कराते हैं। मैग्नेट में आपको ये देखना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे चलती है, अंदर कैसे चलती है, बाहर कैसे चलती है, ताकि मशीन में वहां पर हमें दिक्कत ना हो। मैं वहां से पूछूं कि ये आपके पास में रोटर खोखला है कि आपके पास में ठोस है। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोई चुम्बक है, ठीक, इसमें एक एस है और एक एन है, तो अगर मैं आपको अगर यहाँ पता है कि अंदर जो है आपके पास में एस से एन चलती है, बाहर एन से एस चलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मुझे एक बात बताओ तो मुझे एक बात बताओ, अब आपके पास में अंदर ये चुम्बक कैसी है, तो आपने कहा ठोस, बाहर क्या है आपके पास में एयर। वहां पर एक शब्द आएगा कि आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एयर में कैसे चलती हैं, ठोस के अंदर कैसे चलती है, तो ये सारी चीजें मैं आपको यहीं बता दूंगा। अब इंडक्शन ऑफ वोल्टेज की अगर हम बात करते हैं कि आपके पास में इंड्यूस्ड वोल्टेज कैसे होता है, आपके पास में कितने तरीके का इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है, सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है आपके पास में, ठीक है, आपके पास में स्टैटिक इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है और डायनामिक इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है। अब स्टैटिक इंड्यूस्ड वोल्टेज कैसे होगा सर, डायनामिक इंड्यूस्ड वोल्टेज कैसे आएगा सर, आपके पास में म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है सर, ये सारी चीजें आप इसमें देखने को मिल रही होंगी। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि तुम पढ़ के आए हो, अच्छा मुझे ये बताओ कि आपके पास में स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे आप पता करेंगे कि ये स्टैटिक है, और कैसे पता करेंगे आप ये डायनामिक है, बताओ कैसे पता करेंगे अब वो आपको सीखना होगा कि आपके पास में ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, डीसी मशीन में किस प्रकार का होता है, इंडक्शन में किस प्रकार का होता है, सिंक्रोनस में कैसा होता है। तो आपको ये सारी चीजें यहीं सीखने को मिल जाएंगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको पढ़ने का फायदा हमें क्या मिलेगा, हमें इसको पढ़ने का फायदा मिलेगा आपके मेन कोर्स में। मेन कोर्स में यानी कि जैसे हम ट्रांसफार्मर पढ़ रहे होंगे तो ट्रांसफार्मर में आपको ये जानने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं इसको यहीं पढ़ा दूंगा कि आपके पास में ट्रांसफार्मर में स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। जरा समझना मेरी बात को, आपके पास में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है दो तरीके का होता है, एक आपके पास में स्थिर और एक गतिज, यानी कि एक स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ और एक होता है डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर मैं स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहा हूँ, स्टैटिक इंड्यूस्ड स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ की अगर मैं बात करता हूं कि स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, तो स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, तो मुझे एक बात बताओ, इसका बेस्ट उदाहरण होता है ट्रांसफार्मर। क्या होता है, ट्रांसफार्मर इसका बेस्ट उदाहरण होता है कि सर ट्रांसफार्मर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो स्टैटिक होता है। आपके पास में स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी भी मशीन में अगर आप देखेंगे तो ट्रांसफार्मर कुछ इस तरीके का बनता है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब बच्चा अगर आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पर आपके पास में क्या होगा, फ्लक्स चल रहा होगा, और आपके पास में जो फ्लक्स है वो इस तरीके से चल रहा होगा, प्राइमरी से सेकेंडरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, इस तरीके से आपके पास में फ्लक्स से चलता है। आपके पास में आप देख पा रहे होंगे
कि जो कंडक्टर है, यानी कि जो कंडक्टर क्या है, आपके पास में जो कॉइल है वो आपके पास में स्थिर है, जबकि फ्लक्स घूम रहा है। जब भी आपके आपके किसी भी मशीन में कंडक्टर आपके पास में स्टैटिक हो और आपके पास में कौन सा फ्लक्स अगर रोटेटिंग हो, या फिर मूविंग फ्लक्स हो, या फिर चलायमान फ्लक्स हो, गतिमान फ्लक्स हो, या फिर आपके पास में इसको बोलते हैं, आपके पास में क्या प्यारे साथी, आपके पास में रोटेशनल फ्लक्स हो, आपके पास में आपका फ्लक्स चल रहा हो एक जगह से दूसरी जगह, फ्लक्स चल रहा हो और आपके पास में कंडक्टर आपका स्थिर हो, तो ऐसा इंड्यूस्ड ईएमएफ स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है। अब डायनामिक क्या होता है सर? डायनामिक की अगर हम बात करते हैं, डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ में जैसे मशीन हो गई, मशीन में अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में दो पोल होते हैं, इस तरीके से आप बनाओगे, दो पोल होते हैं, ठीक, इस तरीके से आपके पास में दो पोल होंगे, उसमें दो पोल होंगे, इस तरीके से आपके पास में, इस तरीके से उसमें दो पोल होंगे, एक एन पोल होगा और एक एस पोल होगा, ये दो पोल होंगे उसमें, ठीक है। आपके पास में ऐसे, आपके पास में एन से एस चल रही होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आप बीच में किसी कंडक्टर को रखोगे, ठीक, यानी कि आपके पास में बीच में कंडक्टर होगा। अब ये कंडक्टर इस तरीके से रोटेट कराएगा, इस तरीके से रोटेट होगा, ठीक, ये रोटेट करेगा पूरा कंडक्टर, और जब ये कंडक्टर पूरा रोटेट कर रहा होगा उस समय आपके पास में फ्लक्स कटेगा, और फ्लक्स कटेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। यहां पर आपके पास में फ्लक्स लिंक करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो जैसे ही आपके पास में ये, आपके पास में क्या होगा, जब आपके पास में फ्लक्स कटेगा, और फ्लक्स कट किससे रहा है, कंडक्टर के घूमने के कारण, यानी कि फ्लक्स तो आपके पास में फिक्स है कि एन से एस जा रहा है, लेकिन आपके पास में कहीं ना कहीं कंडक्टर घूम रहा है, और कंडक्टर घूम रहा है, इसका मतलब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा है, डायनामिक इंड्यूस्ड। आपके पास में कैसा है, डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो इन सारी चीजों को हम इसी वाले बेसिक इंड्यूस्ड वोल्टेज में और मैग्नेटिक सर्किट में इसको कंप्लीट करें। क्लियर है ये वाला सिलेबस? बोलो भाई, ये वाला सिलेबस क्लियर है कि इसमें हमें क्या करना है, ये वाला सिलेबस सभी का क्लियर होना चाहिए। बोलो भाई, बात समझ में आई कि हमें कैसे पढ़ना है चीजें? बोलो भाई। आई बात समझ? अरे भाई, आई बात समझ की नहीं? क्लियर है? अब आ जाओ अगला। अब दूसरे मॉड्यूल में हम जो पढ़ने लग रहे हैं उसका नाम है, आपके पास में दूसरा मॉड्यूल जो है वो आपके पास में क्या है, उसका दूसरा मॉड्यूल है आपके पास में क्या, दूसरा मॉड्यूल नंबर 2 अगर हम बात करते हैं, मॉड्यूल नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूँ मेरे दोस्त, मॉड्यूल नंबर 2 जो है आपके पास में क्या रहेगा, मॉड्यूल नंबर 2 की अगर तुम बात करने लग रहे हो, मॉड्यूल नंबर 2 में आप याद रखेंगे कि मॉड्यूल 2 में हम किसको रखने वाले हैं, तो मॉड्यूल 2 में हम लोग रखने वाले हैं ट्रांसफार्मर को, इसको ट्रांसफार्मर। मॉड्यूल 2 में आपके पास में जो आएगा वो रहेगा आपके पास में क्या, ट्रांसफार्मर। है ना, क्या रहेगा जी, ट्रांसफार्मर, क्या रहेगा जी, ट्रांसफार्मर रहेगा। ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करते हैं, ट्रांसफार्मर को मैं दो तरीके से शॉर्टकट में लिखूंगा। आपके पास में एक तो आएगा टी एफ, ये हो गया पुराना, आप लोग लिखते हो, लेकिन हम लिखते हैं XMER, तो ट्रांसफार्मर, ठीक। तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, वो दूसरा वाला लिखा, तो इसका मतलब होता है ट्रांसफार्मर, पहले ही बता देता हूँ, बाद में आप लोग मत पूछिएगा कि सर लिखा क्या है, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर में हमें यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर और इसके फंक्शन, आपका पहला पॉइंट आएगा ट्रांसफार्मर एंड इट्स फंक्शन। ट्रांसफार्मर एंड इट्स फंक्शन, देखो अब इसमें
हम लोग क्या कर रहे होंगे ट्रांसफार्मर इट्स फंक्शन में, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ट्रांसफार्मर आपके पास में है क्या चीज, ठीक, आपके पास में ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है, ठीक, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं ट्रांसफार्मर के, ठीक, वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करता है, क्या करता है, ये सारी चीजें इसमें पढ़ लेंगे। अब आपके पास में जब आप इसके फंक्शन कंप्लीट करेंगे तो हम ट्रांसफार्मर को दो भागों में बांटते हैं, एक होता है आइडियल ट्रांसफार्मर और एक होता है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। हम मशीन को पढ़ते समय हमेशा एक मशीन आइडियल पढ़ते हैं, क्योंकि हमें कंपेयर कराना होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, आपने यहाँ पर किस हिसाब से पढ़ रहे हो, आप अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हो, आप पेपर देने किस हिसाब से जा रहे हो। जैसे आपने कहा एसएससी जेई, एसएससी जेई का क्या सिलेबस है आपने वो देखा, फिर उसके हिसाब से आप मशीन को पढ़ने लग रहे हैं। ऐसे ही हमें जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर इसका पढ़ना है, तो हमें पहले देखना होगा कि आपके पास में जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, हमें ये देखना होगा देखो, अगर हम बात करते हैं इसमें कि आपके पास में, हमें सबसे पहले ये देखना होगा इसमें कि जो आप आइडियल ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे उन सारी चीजों को हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में अप्लाई करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं, एक होता अच्छा गुण और एक होता बुरा गुण। आइडियल में हमेशा आपको क्या मिलेगा, एडवांटेज, आपको उसमें हानि नहीं मिलेगी। तो हमें कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर बनाना है या पढ़ना है उसको, वो हमेशा हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि वो कैसे रहे, आपके पास में आइडियल ट्रांसफार्मर के जैसे मेंटेन करके हम उसको रख सकें, जैसे उसमें कोई लॉसेस नहीं होते। तो हम प्रयास करेंगे कि लॉसेस कम से कम हो। जैसे उसमें परमेबिलिटी जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, तो हम कोशिश करेंगे कि परमेबिलिटी लगभग वेरी हाई हो, अगर इनफाइनाइट ना हो पाए तो बहुत ज़्यादा रहे, ठीक है। अगर हम बात करें कि उसका रेजिस्टेंस प्राइमरी और सेकेंडरी का कम होता है, तो हम भी प्रयास करेंगे कि आपके पास में जीरो होता है, तो हम भी प्रयास करेंगे कि आपके पास में प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का कम से कम रखें। लीकेज फ्लक्स का जीरो होता है, तो हम प्रयास करेंगे कि लीकेज फ्लक्स कम से कम। ठीक बात है, बात समझ में आई मेरी, बोलो भाई, बात समझ में आई मेरी, बोलो बात समझ आई, देखो बात समझ आई। बोलो, आई बात समझ। तो लिख लो, आइडियल ट्रांसफार्मर एंड इट्स ऑपरेशन। आइडियल ट्रांसफार्मर एंड इट्स ऑपरेशन, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप इसमें क्या पढ़ोगे, जब आप आइडियल ट्रांसफार्मर और इसके ऑपरेशन को अगर तुम कंप्लीट करोगे, उसके बाद में आएगा कंसेप्ट ऑफ डॉट पोलरिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ डॉट पोलरिटी। अब डॉट पोलरिटी क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कंसेप्ट ऑफ डॉट पोलरिटी, इसी को बोलते हैं लेंज लॉ। देखो, कंसेप्ट ऑफ डॉट पोलरिटी की अगर मैं बात करता हूं, कंसेप्ट ऑफ डॉट पोलरिटी की अगर मैं बात करता हूं, तो देखो, बहुत सारे बच्चे, आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल आपने पढ़ा होगा, तो मुझे जरा बताना कंसेप्ट ऑफ डॉट पोलरिटी क्या होती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में ये कोई, आपके पास में एक कॉइल है, दूसरी कॉइल मैंने ये जोड़ दी, तो मुझे एक बात बताओ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या कह रहा है वो। आपके पास में ऐसे ही ट्रांसफार्मर के अंदर आप देखेंगे तो ये होती है डॉट पोलरिटी, और आपके पास में ये, जैसे ये है, ठीक, आपके पास में ये यहां भी कर सकता है डॉट को। अब इन डॉट का मतलब क्या है, ये आपको ऑटो ट्रांसफार्मर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इन डॉट्स का मतलब क्या है, देखो, डॉट का मतलब है कि करंट इससे भी एंटर कर रही है और इससे भी एंटर कर रही है। अगर ये डॉट यहां लगा होता तो इससे एंटर करती, इससे बाहर निकलती, ठीक है। अगर ये डॉट यहां लगा होता तो इससे करंट बाहर निकलती और इससे एंटर करती। तो आपके पास में चार तरीके के हो सकते हैं, या तो दोनों से करंट एंटर करेगी, या तो दोनों से करंट बाहर निकलेगी। बाहर निकलने का मतलब हो गया कि डॉट यहां बना होगा यहां, यानी कि दोनों से करंट बाहर निकल रही है। एक से करंट अंदर जा रही, दूसरे से बाहर निकल रही, हो सकता है इससे बाहर जा रही हो, इससे अंदर आ रही हो। तो आपके पास में डॉट पोलरिटी को समझना पड़ेगा आपको, ठीक।
डॉट पोलरिटी कैसे समझेंगे इसको मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आपके पास में इसको समझने के 4-5 तरीके होते हैं डॉट पोलरिटी को समझने के। क्योंकि आप जब टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ऑटो ट्रांसफार्मर में जाते हो तो इसी डॉट के सहारे जाना पड़ेगा, इन्हीं डॉट के। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि करंट कहाँ से एंटर की है, किस कॉइल से, और किस कॉइल से लीव कर गई है, करंट किस कॉइल से बाहर आ गई है। तो इसमें हम बहुत अच्छे से कंसेप्ट ऑफ डॉट पोलरिटी चेक करेंगे, पढ़ेंगे इसमें सारा, किस तरीके से डॉट लगते हैं, किस तरीके से बाहर आएंगे, सारी चीजें इसमें हम लोग देखने लग रहे होंगे। अब हम बात करते हैं मॉडलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। जैसे हमने ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग पढ़ी थी ना, जैसे हमने ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग पढ़ी थी, ऐसे ही ट्रांसफार्मर की भी मॉडलिंग होती है मेरे दोस्त। क्या होती है? ट्रांसफार्मर की भी मॉडलिंग होती है। तो चौथा पॉइंट आएगा मॉडलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। मॉडलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। अब मॉडलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या देखेंगे? देखो, जैसे आपने ट्रांसमिशन लाइन में देखा था कि सर हम जब मॉडलिंग कर रहे थे तो आपने देखा कि सर उसमें 4 पैरामीटर थे, हमें पहले नहीं पता था, लेकिन हमने जब मॉडलिंग की तो हमें पता चला कि इसमें 4 पैरामीटर। ऐसे ही जब हम इसमें मॉडलिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपके पास में इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। प्राइमरी वाइंडिंग होगी, आपके पास में प्राइमरी का रेजिस्टेंस होगा, प्राइमरी का रिएक्टेंस होगा, आपके पास में मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे जा रहा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए ब्रांच कहाँ बनेगी, आपके पास में कोर लॉसेस कहाँ पर होंगे, आपके पास में कॉपर लॉसेस कहाँ पर होंगे। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मॉडलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर में पता चल जाएंगी कि आपके पास में मॉडलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है। ठीक है, अब पांचवें पॉइंट की अगर हम बात करते हैं मॉडलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर में, अब पांचवा पॉइंट आता है पैरामीटर रिफरिंग। पैरामीटर रिफरिंग का मतलब तुम जरा ध्यान से सुनना। मैंने तुमसे कहा कि ये प्राइमरी है ट्रांसफार्मर की, ठीक, मैंने ये मान लिया कि ये प्राइमरी है ट्रांसफार्मर की, ये सेकेंडरी है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकल रूप से कोई कनेक्शन नहीं होता है, ना तो प्राइमरी की बाइंडिंग सेकेंडरी से लिंक होती है। देखो, इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है कि जब भी दो वायर ऐसे जुड़े होने चाहिए थे ना, इन्हें ऐसा जुड़ा होना चाहिए था, तब तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होते इनमें। लेकिन ये तो आपके पास में बीच में से गायब है। आपके पास में यहाँ तो इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं इस तरीके से, ये जुड़े हैं इस तरीके से, आपके पास में ये जुड़े हुए हैं इस तरीके से। अगर ये ऐसे जुड़े होते, अगर ये ऐसे जुड़े होते अगर ये ऐसे जुड़े होते, ऐसे, तो मैं कह सकता था कि प्यारे साथी ये अगर ऐसे जुड़े होते तो मैं कह सकता था आपके पास में, अगर ये ऐसे जुड़े होते तो मैं कह सकता था कि आपके पास में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है। तो आपके पास में ट्रांसफार्मर में किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता। जो करंट ट्रांसफर होती है वो आपके पास में करंट वोल्टेज जो स्टेप अप और स्टेप डाउन होता है वो आपके पास में फ्लक्स के थ्रू जाता है। प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी से लिंक करता है, तब जाके ये मामला होता है। अच्छा सर, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। आपके पास में पांचवें पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, पांचवें पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं कि मॉडलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर में मैं पांचवें पॉइंट की बात करता हूं तो आता है रिफरिंग पैरामीटर कंसेप्ट। रिफरिंग पैरामीटर कंसेप्ट का मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनो। आपके पास में जितने पैरामीटर प्राइमरी में है और जितने पैरामीटर सेकेंडरी में है, उनको या तो प्राइमरी से सेकेंडरी में लेके जाऊं या फिर सेकेंडरी से प्राइमरी में लेके आऊं, दो में से कुछ एक काम करना पड़ेगा, ताकि आपके पास में जब आप रिफर्ड करोगे तो ये आपके पास में एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के रूप में आएगा। जब रिफर्ड करोगे तो ऐसा बन जाएगा तुम्हारा सर्किट। ठीक, जब आप रिफर्ड करोगे तो आपके पास में प्राइमरी से सेकेंडरी या सेकेंडरी से प्राइमरी जाओगे तो आपके पास में कुछ इस तरीके से आपको आपका ट्रांसफार्मर देखने को मिलेगा। अब अभी जब तक ये आपस में रिफर्ड नहीं है तब तक क्या इसमें ना तो तुम केसीएल लगा सकते ना तुम केवीएल लगा सकते, क्योंकि केसीएल और केवीएल तो लगता है आपके पास में इलेक्ट्रिकल सर्किट में, मैग्नेटिक सर्किट में लगता ही नहीं है। इसमें इलेक्ट्रिकल कोई कनेक्शन ही नहीं है। जब इसमें इलेक्ट्रिकल कोई कनेक्शन नहीं है मेरे दोस्त, जब इसमें इलेक्ट्रिकली कोई कनेक्शन ही नहीं है तो आपके पास में कहां से लग जाएगा इसमें केवीएल और केसीएल। केसीएल और केवीएल को लगाने के लिए मुझे क्या करना होगा, पैरामीटर को रिफर करते हैं, ताकि आपके पास में हम केसीएल और केवीएल लगा के हम क्या कर सके मेरे दोस्त, आपके पास में क्या कर सके, आपके पास में करंट और वोल्टेज को निकाल सके प्राइमरी और सेकेंडरी में। ठीक, इसको बोलते हैं रिफरिंग कंसेप्ट, पैरामीटर, रिफरिंग पैरामीटर कंसेप्ट। रिफरिंग पैरामीटर
कंसेप्ट क्या होगा जी, रिफरिंग पैरामीटर कंसेप्ट। तो आप इसको समझ गए कि रिफर्ड करने का क्या फायदा है, ठीक, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब अब आ जाएगा आपके पास में छठवां। जो आप यहां पर देखेंगे तो फेजर डायग्राम आएगा, फेजर डायग्राम ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, फेजर डायग्राम ऑफ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का क्या होगा, फेजर डायग्राम हम यहाँ पर देखने लग रहे हो। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का हम क्या देखने लग रहे होंगे, फेजर डायग्राम, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अगला, ठीक है, आपके पास में यहाँ पर सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। सातवां पॉइंट जो आएगा वो आएगा आपके पास में, यहाँ पर लिख देता हूँ कि 7 नंबर पॉइंट आपके पास में ट्रांसफार्मर हमें पढ़ना पड़ेगा। आपके पास में फेजर डायग्राम हो गया प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का, रेफरिंग पैरामीटर हो गया। अब आएगा अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ द ऑफ ट्रांसफार्मर, अप्रोक्सीमेट, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट मॉडल ऑफ, अप्रोक्सीमेट मॉडल, अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट लिखिएगा, अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक। यहाँ पर क्या करोगे आप, अप्रोक्सीमेट मॉडल बनाओगे, जैसे ट्रांसमिशन लाइन में बनाया था ऐसे ही आपको यहाँ पर अप्रोक्सीमेट मॉडल बनाना पड़ेगा। मतलब एग्जैक्ट मॉडल नहीं बनता है, अप्रोक्सीमेट मॉडल बनता है उसका, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बन सकता। अब यहाँ पर जब तुम ये सब कर लोगे, आठवां पॉइंट आएगा आपके पास में ये डायग्राम ऑफ डिफरेंट पावर फैक्टर पर, जैसे हमने वहां पर देखी लैगिंग पर, लीडिंग पर और रेजिस्टेंस रेजिस्टिव लोड पर, ऐसे ही यहाँ पर भी आपके पास में पावर फैक्टर डिफरेंट, फेजर डायग्राम लिखिएगा, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पावर फैक्टर ऑफ डिफरेंट पावर फैक्टर, ठीक है। 9 नंबर देखिए आपके पास में हो गया, 9 नंबर देखेंगे आप इसका, देखो डिफरेंट पावर फैक्टर हो गया। 9 नंबर में आएगा आपके पास में ट्रांसफार्मर लॉसेस, क्या आएगा, ट्रांसफार्मर लॉसेस। ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं, कोर लॉसेस, आपके पास में कोर हानि जिनको बोलते हैं, जिनको तुम कांस्टेंट लॉसेस बोलते हैं, आपके पास में कॉपर लॉसेस होते हैं, ठीक, ये पढ़ेंगे आप इसमें, ट्रांसफार्मर लॉसेस, लॉसेस हो, ठीक है, क्या हो गया जी, ट्रांसफार्मर लॉसेस हो। अब नेक्स्ट आएगा आपके पास में रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक। नेक्स्ट आएगा 10 नंबर पर आपके पास में रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। यहाँ पर ट्रांसफार्मर की रेटिंग के बारे में समझेंगे कि रेटिंग किस पर निर्भर करती है, कैसे घटेगी कैसे बढ़ेगी। 11वां आएगा टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर के बाद में आएगा आपके पास में इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर के बाद में आएगा इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। आपके पास में इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर के बाद मिलेगा आपको पर यूनिट सिस्टम, पर यूनिट वैल्यू, या फिर पर यूनिट सिस्टम, पर यूनिट सिस्टम, पर यूनिट सिस्टम। 14 नंबर पॉइंट आपको स्पष्ट देखने को मिलेगा आपके पास में वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन पीछे हम पढ़ के आए हैं इसको। 15 नंबर पर हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे होंगे आपके पास में ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर,
16 नंबर पर बेसिक ऑफ स्टार डेल्टा कनेक्शन, बेसिक ऑफ स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, आपको स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। फिर इसके बाद आएगा आपके पास में थ्री फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, क्या आएगा? थ्री फेज ट्रांसफार्मर। फिर आएगा आपके पास में पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ऑपरेशन ट्रांसफार्मर। अब मुझे बताओ, अगर ट्रांसफार्मर में तुम्हें लगता है कि हमने कुछ छोड़ दिया है सिलेबस में, तो मुझे बताओ कि इतना सिलेबस तुम्हें ट्रांसफार्मर पढ़ना है। किसी भी एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम अगर तुम इतना पढ़ के जाओगे, इस बात की गारंटी रहेगी कि तुम एग्जाम में सवाल छोड़ के, अगर तुम्हें इतनी चीज़ें पता है। तो आपने कहा 18 है, अब इसमें 18 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। एक दिन में एक कंसेप्ट पढ़ने में 18 दिन लगेंगे ही लगेंगे। अब जैसे तुम आइडियल ट्रांसफार्मर, हाँ हमने लिखा छोटा सा है, लेकिन डॉट कॉन्सेप्ट ऑफ डॉट पोलरिटी पहुंचते पहुंचते हमें 2-3 दिन लगेंगे। ठीक, बताओ, अगर तुम्हें लगता है कि सर इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें आने लग रही हैं, कोई भी इसमें दिक्कत ना हो, तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ मॉड्यूल नंबर 3। फटाफट बताइए जल्दी से, बोलो फटाफट जल्दी से। हाँ भाई, बताओ जल्दी से फटाफट। बताइए फटाफट बताइएगा। अरे भाई बोलो जल्दी से, क्या हो गया? बोलो जल्दी जल्दी, बोलो जल्दी से। आ रही बात समझ? एएलपी धुआं धुआं हो जाएगा बेटा, यहाँ से धुआं धुआं। एएलपी में तुम सवालों को नचाओगे। एएलपी में क्या सवाल आते हैं यार? एएलपी में तो बस ऐसे ही आते हैं, फर्जी फर्जी सवाल आते हैं यार। यही आएगा यहाँ। क्या ही तुमसे बचेगा भाई? एएलपी में तुम इतना पढ़ दोगे तो एएलपी में तो तुम्हें लगता है कि कुछ, तुम्हें लगता है कि तुम कुछ छोड़ोगे? तुम्हें लगता है कि एएलपी में कुछ छोड़ोगे? अब तुम सोच रहे होगे ये पहला मास्टर ही 3 देर तक सिलेबस बता रहा ना, है ना? तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये पहला मास्टर ही 3 देर तक सिलेबस ही बता रहा है। बेटा यही तो नहीं पता होता है कि हमें पढ़ना क्या है। आप जाओगे, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि हमें पढ़ना क्या है ट्रांसफार्मर में या मशीन में। अब वो अलूल जलूल किताब खरीद लेके आए, और वो किताब में तो बहुत कुछ चीजें थी, लेकिन हमें पढ़ना तो ये है। यही से सवाल आते हैं, यही पूरा ट्रांसफार्मर है। यही आपके जेई और एई का इतना ही सिलेबस होता है। यहाँ से तो तुम एएलपी में धुआं धुआं कर दोगे, सवाल ऐसे उड़ेंगे, खट 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 खट। एएलपी में क्या थ्योरी बेस्ड सवाल आते हैं, थ्योरी तो मैं तुमको यहीं पता बड़ा पढ़ा दूंगा। यहीं से पहले पहले वाले उससे पॉइंट से, पहले वाले उसमें उसमें ही आ जाएंगे आपके बहुत सारे सवाल। समझे? चलो, सभी को क्लियर है? चलते हैं मॉड्यूल नंबर 3 पर। चलिए, अब यहाँ से हम बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 3 की ना मेरे बच्चे। मॉड्यूल नंबर 3 की बात कर, मॉड्यूल नंबर 3। मॉड्यूल नंबर 3 की अगर हम बात करें, मॉड्यूल नंबर 3 की अगर मैं बात करता, देखो मॉड्यूल नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूँ, तो मॉड्यूल नंबर 3 क्या है जरा समझिए। इसमें हम पढ़ रहे होंगे
और मैं किसका सवाल बता रहा हूँ, मैं किसका सिलेबस बता रहा हूँ, मशीन का नहीं बता रहा हूँ। मॉड्यूल नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, तो मॉड्यूल नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो मॉड्यूल नंबर 3 जो है आपके पास में यहाँ पर देखने को मिलेगा। मॉड्यूल नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो मॉड्यूल नंबर 3 देखने को मिलेगा डीसी मशीन। क्या देखने को मिलेगा? डीसी मशीन। देखो मॉड्यूल नंबर 3 में हम लोग 3 में पढ़ेंगे डीसी मशीन। देखो डीसी मशीन का मतलब क्या है आपके पास में प्यारे साथी, यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए। डीसी मशीन की अगर हम बात करते हैं कि डीसी मशीन है क्या, भाई इतना बड़ा भी मत। देखो डीसी मशीन की अगर हम बात करते हैं, तो डीसी मशीन की अगर मैं बात करता हूँ तो डीसी मशीन है क्या, जरा समझिए। देखो डीसी मशीन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो वही इंट्रोडक्शन आएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, मैथ की क्लास है, कोई नहीं। अब भाई मैं किस समय क्लास लूँ तुम बताओ। चलो इसमें हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ डीसी मशीन। इसमें आएगा डीसी मशीन का परिचय, इंट्रो ऑफ डीसी मशीन। ठीक, मैं लिखवा देता हूँ जल्दी जल्दी। दूसरा आपके पास में इसमें आ जाएगा आपके पास में बेसिक ऑफ रोटेटिंग मशीन्स, बेसिक ऑफ रोटेटिंग मशीन, बेसिक ऑफ रोटेटिंग रोटेटिंग मशीन। आपके पास में रोटेटिंग मशीन का बेसिक आपको देखना होगा। तीसरा पॉइंट आपके पास में यहाँ पर आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। ठीक, चौथा पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिएगा। चौथा पॉइंट आएगा आपके पास में ऑपरेशन ऑफ डीसी मशीन, ऑपरेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ डीसी मशीन। ठीक, फिर आएगा आपके पास में ईएमएफ इक्वेशन। छठवां पॉइंट आएगा आपके पास में ईएमएफ इक्वेशन। सातवां पॉइंट आएगा आपके पास में टॉर्क, टॉर्क इक्वेशन या टॉर्क एक्सप्रेशन। टॉर्क एक्सप्रेशन। आठवां पॉइंट क्या आएगा? आठवां पॉइंट आपके पास में इसमें हम लिखिएगा मॉडलिंग, पॉइंट नंबर गलत हो गया ना, ये हो जाएगा पांचवा नंबर, ये हो जाएगा छठवां नंबर, ये होगा सातवां। अब आएगा मॉडलिंग ऑफ डीसी मशीन, मॉडलिंग ऑफ डीसी मशीन, मॉडलिंग ऑफ डीसी मशीन। आपके पास में मॉडलिंग देखेंगे डीसी मशीन की, मॉडलिंग क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन, आठवें नंबर पे लिखो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन। ठीक, नौ नंबर पे लिख लो आपके पास में, ये क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया अलग अलग, मतलब वर्गीकरण बोलते हैं इसको। ठीक है, आप लिख लो इसमें 9 नंबर पे आ जाएगा आपके पास में सेल्फ एक्साइटेड मशीन, सेल्फ एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड मशीन, सेल्फ एक्साइटेड मशीन, सेल्फ एक्साइटेड मशीन। चलो यहाँ से आपके पास में 10 नंबर आ जाएगा। दस नंबर आ जाएगा आपके पास में सेल्फ एक्साइटेड मशीन हो गया। रीबाउंड हो जाएगा, अब रीबाउंड कंसेप्ट ऑफ मशीन, रीबाउंड कंसेप्ट ऑफ मशीन, रीबाउंड कंसेप्ट ऑफ मशीन।
ठीक है। 11 हो जाएगा आपके पास में करेक्ट, क्या बोलते हैं, आर्मेचर रिएक्शन, है ना। भाई जिसको लगता है मैथ की क्लास है वो मैथ पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं जिसको मैथ पढ़नी है। आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन 12 पर आ जाएगा आपके पास में। करेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इनके, है ना। आपके पास में 12 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मशीन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मशीन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ठीक है। तीसरा आएगा स्पेशल कंडीशन ऑफ डीसी मशीन, स्पेशल कंडीशन ऑफ डीसी मशीन, ठीक है। चौदह आएगा आपके पास में स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मशीन, ऑफ डीसी मशीन। 15 नंबर के आ जाएगा आपके पास में स्पीड कंट्रोल हो गया, स्पेशल कंडीशन हो गई, ब्रेकिंग ऑफ डीसी मशीन, क्या आ जाएगा, ब्रेकिंग ऑफ डीसी मशीन, ब्रेकिंग ऑफ डीसी मशीन, ऑफ डीसी मशीन। ये हो गया आपके पास में पूरा का पूरा। इतनी चीजें 15 पॉइंट आपको इसमें पड़े, तो 15 चैप्टर इसमें पड़े। तो मेरी क्लास होती है ना 5 बजे से, हम दूसरी क्लास लेते हैं ना। हाँ इसमें टेस्टिंग ये लिखा ना, ब्रेकिंग ऑफ डीसी मशीन ये है ना, इसी में आएगी टेस्टिंग, टेस्ट। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, एएलपी में सब हम सब समझ में आया, सब समझ में आया, अच्छा सब समझ में आया है। सर एएलपी के लिए इलेक्ट्रीशियन बुक कौन सी लें? कोई भी किताब ले लो जिसमें आपके पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी किताब ले सकते हैं इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। आ जाइए, तो देखो इसमें एक बार सबसे पहले समझ लो पूरी 15 पॉइंट को, कि इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसमें बेसिक रोटेटिंग कंसेप्ट आएंगे कि आपके पास में किस तरीके से मशीन घूम, कंस्ट्रक्शन आएगा जिसमें हम योक रोटर आपके पास में सारी चीजें पढ़ रहे होंगे, ऑपरेशन ऑफ डीसी मशीन कैसे चलता है, फिर यहाँ से ईएमएफ इक्वेशन, टॉर्क एक्सप्रेशन, मॉडलिंग देखेंगे, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन आएगा जिसमें सेल्फ एक्साइटेड होगा, रिबाउंड कंसेप्ट। रिबाउंड का मतलब होता है इसमें दो तरीके की बाइंडिंग होती है, लैप और एक वेव, ठीक। लैप से वेव और वेव से लैप में जाएंगे। आर्मेचर रिएक्शन यहाँ पर हम देखेंगे, करेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस सॉरी करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे डीसी मशीन के, स्पेशल कंडीशन ऑफ डीसी मशीन देंगे, आपके पास में स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मशीन और ब्रेकिंग ऑफ डीसी मशीन, दैट इज द फिनिश। सर फोर्थ सेमेस्टर वालों को टेक और नॉन टेक की कितनी क्लासें लेनी चाहिए? भाई अभी तो तुम्हें मतलब जितना तुम पे हो पाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम, है ना। चलिए क्लियर है, मॉड्यूल नंबर 4, मॉड्यूल नंबर 4। अगर हम चलते हैं मॉड्यूल नंबर 4 में, अब कहाँ चलते हैं, मॉड्यूल नंबर 4 में। मॉड्यूल नंबर 4, अगर हम बात करते हैं कि मॉड्यूल नंबर 4 में चलते हैं, मॉड्यूल नंबर 4, अगर हम मॉड्यूल नंबर 4 की बात करते हैं, मॉड्यूल नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, है ना, मॉड्यूल नंबर 4 की बात करता हूं, तो इसमें आती है सिंक्रोनस मशीन, क्या आती है, सिंक्रोनस मशीन। इसमें क्या आएगा जी, सिंक्रोनस मशीन आएगी, क्या आएगा, सिंक्रोनस मशीन आएगी। अगर हम बात करते हैं इसमें सिंक्रोनस मशीन, मॉड्यूल नंबर 4 में आएगी सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन में तुम सबसे पहले कौन सा कंसेप्ट पढ़ रहे होगे, सबसे पहले आप इसमें पढ़ोगे कंसेप्ट नंबर 1, इसमें आएगा आपके पास में बेसिक एंड ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन,
बेसिक एंड ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस। ठीक, इसमें हम बेसिक भी देखेंगे और इसका ऑपरेशन भी देखेंगे। दूसरे नंबर पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, रोटर क्लासिफिकेशन। रोटर क्लासिफिकेशन। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे इसमें, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड क्या होगा? इंड्यूस्ड। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो आएगा आपके पास में आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग, डब्ल्यूडीजी का मतलब है वाइंडिंग। पांचवा पॉइंट इसमें आएगा आपके पास में कंसंट्रेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। वाइंडिंग आपके पास में ये दो तरीके की वाइंडिंग होती है इसमें, कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। छठवां आपके पास में आएगा इम्पैक्ट ऑफ हार्मोनिक्स। इम्पैक्ट ऑफ हार्मोनिक्स, छठवां पॉइंट आएगा इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब है आपके पास में प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ हार्मोनिक्स। सातवां पॉइंट आएगा आपके पास में मेरे दोस्त आर्मेचर रिएक्शन। रिएक्शन क्या आएगा? आर्मेचर रिएक्शन। आठवां पॉइंट क्या आएगा? आठवां पॉइंट आएगा आपके पास में मॉडलिंग ऑफ सिंक्रोनस मशीन। मॉडलिंग ऑफ सिंक्रोनस मशीन क्या आएगा? मॉडलिंग ऑफ सिंक्रोनस मशीन। मॉडलिंग ऑफ सिंक्रोनस मशीन। ठीक, इसके बाद में 9 नंबर पॉइंट पे हम लोग जाएंगे और लिखेंगे आपके पास में फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम आ जाएगा इसमें। 10 नंबर पे आ जाएगा वोल्टेज रेगुलेशन, नहीं आता है इसमें, वोल्टेज कंट्रोल होता है। देखो इसी में आप वोल्टेज रेगुलेशन होता है। वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन, रेगुलेशन जनरेटर है ना इसमें। 11 आपके पास में पावर फ्लो ऑफ सिंक्रोनस मशीन। पावर फ्लो ऑफ सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन में पावर फ्लो, सिंक्रोनस मशीन में क्या आपके पास में पावर फ्लो किस तरीके से होता है। अगली बात करते हैं हम इसमें, आपके पास में आता है पैरेलल ऑपरेशन। पैरेलल ऑपरेशन, जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन आ जाए। पैरेलल ऑपरेशन, ऑपरेशन आ जाएगा। ठीक है, 13 नंबर पे आप लिखिएगा, पैरेलल ऑपरेशन हो गया। हाँ भाई, ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन। फिर आ जाएगा आपके पास में हंटिंग। क्या आ जाएगा? हंटिंग। आप जा सकते हैं हंटिंग। ठीक, इतने पॉइंट इसमें भी कंप्लीट करने, जो छूटे हैं वो लिखवाऊंगा मैं। आशुतोष भैया कह रहे हैं कि सर इसमें कंट्रोल नहीं आया है, कंट्रोल आएगा। आएगा आएगा आएगा। चलो, आप लोग जिसको मैथ की क्लास है वो पढ़ सकता है। क्लियर है? बताइए, इतना सिलेबस है सिंक्रोनस का।
बोलो जी, अगर किसी को कोई बात समझ ना आई तो पूछ सकता है। हाँ भाई रवि, चले गए? हाँ भाई बोलो ना यार, अगर कोई बात समझ ना आ रही हो तो आप बोल सकते हो। हाँ भाई अखिलेश, हमारी तो सरकार थी पहले। चलो, मॉड्यूल नंबर 5 में लिखिएगा 3 फेज इंडक्शन मोटर। मॉड्यूल नंबर 5। देखो, मॉड्यूल नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं, इसमें आएगी 3 फेज इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर आएगी, 3 फेज इंडक्शन मोटर। इसमें आती है प्यारे बच्चे 3 फेज इंडक्शन मोटर। देखो, 3 फेज इंडक्शन मोटर की अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है। अगर हम 3 फेज इंडक्शन मोटर की अगर हम बात करें, क्या है जी, 3 फेज इंडक्शन मोटर है इसमें। अगर हम इसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करते हैं, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या क्या पढ़ना है जरा। अरे रिवीजन का तरीका यही है, रोज का काम रोज भाई रोज पढ़ते रहो जो पढ़ा रहे हैं। और क्या तरीका हो सकता है? जड़ी बूटी थोड़ी होती इसकी कोई। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट। तीसरा, पावर फ्लो डायग्राम, पावर फ्लो। चौथा, टॉर्क इक्वेशन, टॉर्क इक्वेशन। पांचवा, टॉर्क स्पीड या फिर टॉर्क करेक्टरिस्टिक्स, टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक। टॉर्क स्पीड कह लो या टॉर्क स्लिप। छठवां पॉइंट आप समझो, स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट, ऑपरेटिंग, अभी समझा दूंगा ऑपरेटिंग पॉइंट कौन कौन क्या है, किसको क्या बोल रहा है। टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, इंडक्शन। आठवां, स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। 9 नंबर, स्पीड कंट्रोल, ऑफ। हाँ जी, आ गया स्पीड कंट्रोल, स्पीड, स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। हाँ, कौन कह रहा था कि स्पीड सर इसमें कंट्रोल कंट्रोल नहीं है? देखो, इसमें इसमें स्पीड कंट्रोल नहीं की जाती, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड, सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो होती है कांस्टेंट स्पीड मोटर। ये सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है। जो स्पीड कंट्रोल होता है वो होता है इंडक्शन मोटर पर। इसमें इंडक्शन मोटर में होती है स्पीड कंट्रोल। स्पीड कंट्रोलिंग जो होगी वो इंडक्शन मोटर में होगी, आपके पास में इसमें नहीं होगी बेटा। ठीक है, तो देखो एक एक करके इनको सबको समझ लेते हैं। पहले तो सबसे पहले इंडक्शन मोटर में तुम ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पढ़ोगे कि मोटर कैसे ऑपरेट करती है, कैसे घूमती है।
तो आपके पास में दूसरा पॉइंट है इसका इक्विवेलेंट सर्किट, यानी कि आपके पास में प्यारे साथी जैसे ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट होता है वैसे ही सेम इसका भी सर्किट बनाओगे आप। फिर पावर फ्लो आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पावर फ्लो डायग्राम बनाएंगे इसमें। टॉर्क इक्वेशन होगी आपके पास में, स्पीड, टॉर्क स्पीड या फिर टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक्स, स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट मतलब मोटर किस जगह स्टेबल आपके पास में स्थिरता से चल रही है, टेस्टिंग होगी, स्टार्टिंग होगी और स्पीड कंट्रोल होगा, ये इसमें पढ़ना पड़ेगा। आ जाइए मॉड्यूल नंबर 6। मॉड्यूल नंबर 6, मॉड्यूल नंबर 6। अगर हम मॉड्यूल नंबर 6 की बात कर रहे हैं, किसकी, मॉड्यूल नंबर 6 की, तो मॉड्यूल नंबर 6 में रखी गई है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इंडक्शन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या रखी गई है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। मॉड्यूल नंबर 6 में रखा गया है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। मॉड्यूल नंबर 6 में रखा गया सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। मॉड्यूल नंबर 7, मॉड्यूल नंबर 7, 7 में रखा गया प्यारे साथी आपके पास में स्पेशल पर्पज मोटर। क्या रखा गया, स्पेशल पर्पज मोटर, स्पेशल पर्पज मोटर। किसको रखा गया, स्पेशल पर्पज मोटर को। मॉड्यूल नंबर 7 में क्या रखा गया, स्पेशल पर्पज मोटर। तो ये आपके पास में इतने मॉड्यूल्स मैंने बनाए हैं, 7 मॉड्यूल में आपको कंप्लीट हो, ठीक है। ये सब बड़े बड़े हैं। बताओ, अगर तुम्हें लग रहा है कि कहीं भी कोई भी बात हमने कंप्लीट नहीं कर पाई तो मुझसे पूछ लो कि सर ये बात हमने कंप्लीट नहीं, बोलो। तो इस तरीके से आपको मशीन पढ़नी है। बोलो जल्दी जल्दी बोलो। तो ये मशीन के पॉइंट होंगे आपके, इतने पॉइंट रहेंगे मशीन के, हम जो पढ़ रहे होंगे इलेक्ट्रिकल मशीन में, इतने पॉइंट होंगे आपके पास में। ये पढ़ने का तरीका होगा, ये पॉइंट्स होंगे आपके पास में, ये सारे पॉइंट्स हमको पढ़ने होंगे, ठीक है। अब आगे आ जाओ। हेडिंग डालो बेसिक ऑफ एसी सर्किट। आज से तुम्हारा स्टार्ट होगा बेसिक ऑफ एसी सर्किट। बेसिक ऑफ एसी सर्किट, देखो एसी सर्किट का आपको क्या पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है। बेसिक ऑफ एसी सर्किट। अगर आप देखेंगे कि आपके पास में क्या पढ़ना है, हमको हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है बेसिक ऑफ एसी सर्किट। क्या पढ़ना है, बेसिक ऑफ एसी सर्किट। आप देखेंगे आपको ये पढ़ना है बेसिक ऑफ एसी सर्किट के बारे में, है ना। अच्छा इंट्रोडक्शन कह रहे हो, इंट्रोडक्शन में क्या ही लिखोगे यार। इंट्रोडक्शन मैं तुम क्या लिखोगे मशीन के इंट्रोडक्शन में, आप क्या लिखोगे मशीन की, बताओ क्या लिखना चाहते हो इंट्रोडक्शन में, बताइए क्या लिखना चाहते हो, बोलो भाई। वही इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन कुछ नहीं होता, मैं लिखवा दूंगा, तुम कहोगे तो इंट्रोडक्शन में लिखवा दूंगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन में लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन लिखवा दीजिए ना, इनकी दिल की इच्छा है कि सर सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखवाओ, कुछ करवाओ या ना करवाओ, इंट्रोडक्शन लिखवाओ। इंट्रोडक्शन लिखवा दें, कुछ नहीं लिखना। इंट्रोडक्शन ये होता है कि आपके पास में कोई भी मशीन जो होती है वो कैपेबल होती है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन करने के लिए। ऐसी मतलब ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है, हम उसको मशीन कहते हैं। ये है उसका इंट्रोडक्शन। अब इसमें मैं कुछ लिखवाऊँ, क्या ही लिखवाऊँ मैं उसमें, देखो बेसिक ऑफ एसी सर्किट में तुम मुझे सबसे
पहले ये बताओ, चलिए अब मैं कल लिखवा दूंगा, कोई बात, छोड़ दो, फिर हटा दो, फिर इसको कल करेंगे, फिर हम इसको कल कर लेंगे, तो कल कर लेंगे, ठीक है। कल आपकी क्लास पूरी रहेगी 10 बजे तक, समझे मेरे दोस्त। चलो, हाँ ठीक, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, 1.5 घंटे की क्लास। कल हम इसको पूरा खींच के चलेंगे, 2 घंटे की क्लास, ठीक है। कल कंटेंट पढ़ेंगे तो 2 घंटा लगेगा। तो इसको एक बार आप लोग मिला लीजिएगा, पूरा सिलेबस अपनी कॉपी पे पहले पेज पर आप इसको नोट करेंगे, पूरी कहानी को। और उसके बाद में ही हम लोग कल इंट्रोडक्शन के साथ में बेसिक कंसेप्ट ऑफ एसी सर्किट भी पढ़ा रहे होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू।